वेलकम स्टूडेंट एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल पे आपका स्वागत है। असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम जनवरी में है, आपको पता चल गया है। तो ये मैराथन क्लास है जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसमें एक एक प्रश्न आपको देखना है। अगर पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ सार ट्रिक के माध्यम से अगर आप पूरी वीडियो देख के जा रहे हैं तो आपके अंदर का जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को सभी को देखेंगे। वीडियो स्किप नहीं करना है, अंत तक आपको बने रहना है। पहले लिखा है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो एक से स्टार्ट होता, 1 2 3 4, ये सभी के सभी प्राकृत संख्या कहलाते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और सम संख्या हम उन्हें कहते हैं जो 2 से स्टार्ट होता है और 2 से कट जाते हैं। जो संख्याएं 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और विषम संख्या हम उसे कहते हैं, विषम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या जो या अपने आप से कटे या खुद से कटे और या तो उसी से एक से कटे। जैसे यहाँ 2 लिखा है, ये अपने आप से या कटेगा और या एक से कटेगा। ठीक है, ऐसे जैसे 3 लिखा है तो या तो अपने आप से कटेगा और या एक से कटेगा। तो जो संख्या खुद से कटे या अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। परमीय संख्या किसे कहते हैं, परमीय संख्या यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ लिखा है p/q के रूप में, आपको समझना है जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 क्या परमीय संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ परमीय संख्या है, क्योंकि हम इसे 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं 2/5 क्या परमीय संख्या, तो ये भी बटा में लिखा जा सकता है, मतलब p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी परमीय संख्या है। जैसे √4 है, अगर ये बाहर आ जा रहा है, बाहर आ जा रहा है तो ये भी परमीय संख्या होगा। तो √4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और 2 को हम नीचे 1 लिख सकते हैं, ये भी p/q के रूप में लिखा गया, तो ये भी परमीय संख्या है। जैसे यहाँ पे √16 है, अब 16 आपको समझना है, 16 को बाहर ला सकते हैं 4, तो इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, तो ये भी एक परमीय संख्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ √3 लिख दूँ तो क्या बाहर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये परमीय संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब है जो वर्गमूल से बाहर आ जाए, जैसे 1 2 3 या लिखा हो 4/5 या √16 लिखा हो या √25 लिखा हो, ये सभी के सभी परमीय संख्या कहलाते हैं। लेकिन क्योंकि 1 2 3 के नीचे हम 1 लिख के इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये भी निकल जाएगा। 25 का 5 तो 4/1 5/1 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब जो p/q में लिखा जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं। अब अपरमीय संख्या किसे कहते हैं, अपरमीय संख्या वह संख्या होता है जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे √2 है, तो इसको मैं बाहर नहीं ला सकता, इसलिए यह एक अपरमीय संख्या है। लेकिन अगर √4 होता तो इसे बाहर ला सकता था, तो ये एक परमीय संख्या हो जाती, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब स्थानीय मान अंकों के स्थान को बताता है। ठीक है, अंकों के स्थान को बताता है, कैसे समझना आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 25 55 25 45 या 42, 25 42 मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको 2 लिखना है। 4 का पूछूं तो 4 के बाद 1 0 बढ़ाना 40। 5 का पूछूं तो 5 लिखना है, 5 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ा देना है। ठीक है, ऐसे आपको समझ लेना है स्थानीय मान। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 956, तो मैं पूछूँ 9 का स्थानीय मान, तो 9 तो आपको लिखना है, 9 के बाद कितनी संख्या है 2, तो 2 0, तो 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा। ये भी आप समझ गए। अब जातीय मान किसे कहते हैं, जातीय मान खुद की संख्या को कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 85 32, मैं आपसे पूछूं 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। ठीक है, 5 का जातीय मान आपसे पूछूं तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। लेकिन अगर मैं अभी पूछूं आपसे यहाँ 8 का स्थानीय मान, तो 8 तो लिखेंगे ही आप, 8 के बाद कितनी संख्या है 3, तो आप 3 0 लगा देंगे। ठीक है, यह स्थानीय मान हो जाएगा। तो आप स्थानीय मान जातीय मान भी समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे विभाज्यता के नियम या भाजकता के नियम। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम देखेंगे, किसी को कोई डाउट हो तो बताना। अब देखिए 2 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके अंतिम अंक में 0 2 4 6 8,
2 4 6 8 रहता है, वो 2 से कट जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 95, 56, 94, मैं आपसे पूछूँ ये 2 से कटेगा, तो आपको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, अंत में आपको देखना है जहाँ यहाँ पे लिखा है 4, अंत में देखना है। अगर ये 4 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो इसका कहने का मतलब है अंतिम अंक में जो लिखा गया है, अगर 2 या 0 या 4 6 8 रहा है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है। अब 3 से कौन संख्या कटेगी? 3 से जिसके अंकों का योग 3 के पहाड़े में अगर आता है तो वह 3 से कट जाएगी। जैसे आपको समझना है यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 9 3 3, मैं आपसे पूछूँ ये क्या 3 से कटेगा? तो आप इनको जोड़ना है, 9 3 12 3 15, तो क्या 3 से कट रहा है? तो कट रहा है, तो आपको ये समझ जाना है ये 3 से कट जाएगा। जैसे मैं एक संख्या और लिखता हूँ आपके सामने 8 4 1, मैं पूछूँ 3 से कटेगा? तो आपको जोड़ लेना है, 8 4 12 1 13, क्या ये 3 से कट रहा है? तो नहीं कट रहा है, तो आप कहेंगे 8 से 41 3 से नहीं कट रहा है। तो इनके अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो 3 से कटेगा। अब 4 से क्या देखना है? 4 से हम कैसे समझेंगे? 4 से तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाज्य हैं या 4 से कटते हैं तो वो आपकी संख्या 4 से कटेगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 85 84 82, अब मैं आपसे पूछूँ ये 4 से कटेगा कि नहीं? तो आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पीछे का जो 2 अंक है इसी में 4 से भाग दे दीजिए। अगर ये दोनों 4 से कट गया तो आपका 4 से वह संख्या विभाजित होगा, अगर नहीं कटा तो वह 4 से विभाजित नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिखा है 82, तो क्या 82 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नहीं कट सकता है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं 8 4 5, ये 8 ये कुछ भी लिख दीजिए 4 4, क्या ये 4 से अंतिम का 2 अंक कटेगा? तो कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित है। तो आप 4 की विभाज्यता के नियम भी समझ गए होंगे। अब 5 की विभाज्यता के नियम समझिए, जिसके अंतिम अंक में 0 5 आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 95 56 55, मैं पूछूं 5 से कटेगा? तो अंतिम अंक में 5 है तो 100% 5 से कटेगा, या अंतिम अंक में 0 है तो 100% 5 से कटेगा। तो आपको याद रखना है, जिसके अंत में 0 या 5 आ जाए वह सदैव 5 से कट जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ देखना है 6 से कौन से विभाजित होते हैं? तो 6 से विभाजित होने के लिए हमें 2 और 3 से चेक करना होगा। अगर वो 2 से और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 6 से विभाजित है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझें। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक संख्या, ठीक है। अब ये संख्या मैंने लिख दिया, मैं आपसे पूछूं क्या 6 से विभाजित है? तो पहले हमें देखना होगा क्या 2 से कट रहा है? तो 2 से हमें 2 से नियम पता है, केवल पीछे का संख्या देखना, अगर ये 2 से कट गया तो 2 से कटेगा। तो ये तो कट रहा है, ये एक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें चेक करना होगा क्या क्या 3 से भी कट रहा है। अब 3 से का नियम मैंने क्या पढ़ा है? 9 3 12 13 14 और 14 2 क्या हुआ 16, क्या 16 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो आप कहेंगे ये संख्या जो है 93 22 ये 6 से विभाजित नहीं होगी। तो आप ये पॉइंट को समझ गए होंगे। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरह जैसे मैं एक संख्या और लिख देता हूँ यहाँ पे 36 36। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये 2 3 से विभाजित होगा? तो 2 से हम अगर चेक करेंगे तो पीछे का 2 से कटेगा, ये कन्फर्म है। अब मैं फिर 3 से भी चेक कर लूँगा। 3 से चेक करने के लिए इनका योग 3 6 9 3 12 6 18 भी 3 से कट रहा है। तो इससे ये पता चला ये संख्या क्या है, ये संख्या 3 6 से विभाजित होगी। तो ये 6 का भी आप विभाज्यता का नियम समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे 8 से विभाज्यता के अंतिम अंक। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 84 86 85, इतनी बड़ी संख्या, और मैं पूछूं कि ये क्या 8 से कटेगा? तो इसको चेक करने के लिए केवल पीछे का 3 अंक चेक करना है 8 से भाग देकर। अगर पीछे का 3 अंक 8 से कट गया तो ये पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे 858 में 8 से भाग देंगे तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इससे ये पता चल रहा है ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। अगर पीछे का 3 संख्या कट जा रहा है तो वो 8 से विभाजित हो जाएगा।
8 के अंतिम अंक के 3 के ये नियम है, आपको पता होना चाहिए। अब हम 9 का देखेंगे। अब 9 में जैसे 3 का प्रोसेस था वही 9 का है, उसके अंकों का योग देखना है। अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो 9 से कटेगा। जैसे मैं एक बहुत बड़ी संख्या लिखता हूँ आपके सामने, 9 3 6, 9 3 6, कुछ भी लिख दूँ। अब मैं आपसे पूछूं क्या यह संख्या 9 से कटेगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जोड़ना होगा। 9 3 12, 6 18, और 18 27, और 27 और 9 27, 3 30, और 6 36। क्या 36 9 से कट रहा है? तो जी हाँ, कट रहा है। इससे ये पता चला कि ये संख्या 9 से कटेगी, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब 10 से कौन सी संख्या कटती है? तो जिसके अंत में 0 आएगा वही 10 से कटेगी, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब बचा 11 से। 11 से सम व विषम के स्थान का अंतर देखना। अब सम और विषम के स्थान का अंतर का मतलब क्या हुआ, पहले आप समझे। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 95, 96 और 94। मैं आपसे या मैं इतना ही बताऊं, समझ जाएंगे आप लोग कि क्या यह 11 से कटेगा। तो आपको पता होना चाहिए इसमें सम व विषम का अंतर देखा जाता है। उसका अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो उसका अंतर 11 आना चाहिए। अब कैसे हम लोग देखेंगे ये आप समझिए। देखिए सम क्या होता है, 9 9 क्या हुआ 18। देखिए ये मैं अभी ले रहा हूँ विषम संख्या, एक के बाद फिर तीसरा। 9 9 क्या हुआ 18, और 6 5 क्या हुआ 11, ठीक है। 18 से 11 अगर निकालेंगे तो कितना बच्चा 7। क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11, लेकिन आया क्या 7। इससे ये पता चला कि यह 11 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 33 44 55। मैं पूछूं आपसे क्या 11 से विभाजित होगा, तो मैं लिखूंगा पहले विषम 3 4 7 और 5 12, ठीक है। फिर मैं सम को ले लूँगा 3 4 7 और 5 12। अब 12 से 12 माइनस करूँगा तो क्या 0 बचा, 0 आ गया। या तो 0 आना चाहिए या 11, तो 0 आ गया। इससे ये पता चला यह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आपको 11 के भी विभाज्यता के नियम आ गए होंगे। आशा करता हूँ ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एक प्रश्न को देखेंगे, पूरा हल है। अगर आप देख ले रहे हैं तो आपके अंदर का डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पहला प्रश्न, 98 376 में 8 के स्थानीय मान तथा 7 का स्थानीय मान। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जैसे 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना, तो यहाँ 8 देखना है। 8 तो 8 तो आपको लिख ही देना है। उसके बाद 8 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 3 जीरो बढ़ा देना है, तो क्या हो गया 8000, ठीक है। फिर कहा गया है 7 का स्थानीय मान। ऐसे क्या करना है, यहाँ पे 7 का स्थानीय मान तो 7 देखना है। यहाँ 7 लिखा है तो आपको 7 लिख देना है। और 7 के आगे कितनी संख्या है, 7 के पीछे से दोस्त कितनी संख्या 1, तो 1 जीरो बढ़ा देना है। अब कहा गया है इनका अंतर, तो 8000 से 70 आपको माइनस कर देना है। माइनस करेंगे 7930 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं एक प्रश्न आपको देता हूँ 56 84। तो इसमें आपका 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, ठीक है, और 4 का स्थानीय मान, 6 और 4 का स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो ये आप हल करके तुरंत निकाल लेंगे। 6 और 4 का स्थानीय मान का अंतर, तो क्या करना है, 6 लिखना है, 6 के बाद कितने जीरो, 2 जीरो। 4 लिखना है क्योंकि 4 अकेले है, बस अंतर निकाल लेंगे। 10 से 4 6 बचेगा, यहाँ 9 और यहाँ 5, 596 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लिखा है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन इसे समझाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उसे समझिए। इसका फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1, ठीक है, और बाई 2। कैसे हम हल करेंगे, n का मतलब होता है नंबर। नंबर कितना है, प्रथम का मतलब 1 प्लस इसके कहने का मतलब ये है 2 प्लस 3, ऐसे करते हुए 50, इसका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला लिखा है n, तो n का मतलब होता है 50, क्योंकि लास्ट वाली संख्या हम देखेंगे। लेकिन इसे कब लगाएंगे, जब ये प्रथम से मतलब 1 से स्टार्ट होगा तब 50। उसके बाद n प्लस 1, 50 में 1 जोड़ेंगे 51 बाई 2,
ठीक है। अब 2 से हम काटेंगे 50 को 25 बार में, 25 गुणे 51 करेंगे तो क्या आएगा 1275 इसका करेक्ट आंसर। जैसे मैं आपसे पूछूं प्रथम से 60 प्राकृत संख्याओं का योग तो कुछ करना नहीं है। n कितना लिखेंगे 60, फिर n+1 कितना होगा 61 बाई 2, 2 से 61 को काटेंगे 30 बार में, इसे गुणा कर लेंगे, 3 एक कम 3, 3 छक 18, 1880 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इस टाइप के भी प्रश्न आपको आ गया होगा। अब हम देखेंगे दूसरे टाइप के प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, इसको समझना है हम लोगों को कि ये कैसे हल होगा। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। देखिए मैं आपसे पूछूं पहले कि सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों की कौन है, तो आप कहेंगे 9, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 0। मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे बड़ी अंक क्या है 9 और सबसे छोटी अंक क्या है 0। पूछा गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 9 आपको कर देना है जो कि यहाँ लिख दिया गया है। 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, तो देखिए अगर 3 0 गलती से मत कर देना क्योंकि इसका मान कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको पहले 1 लिखना होगा, उसके बाद 2 0, वे 3 अंक बन गया है, ठीक है, का अंतर। तो अंतर आपको बस 9999 माइनस 100 कर दे देना है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं हर टाइप का प्रश्न लेकर आया हूँ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना। इस ऐसे प्रश्न भी पेपर में बने थे, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया। लिखा है यहाँ पे 3 7 5 4 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। अब देखिए अगर मैं कहूँ 3 7 5 4 का बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है, तो आपको बड़ी संख्या से लेके छोटी की तरफ बढ़ना है। तो 3 7 5 4 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे 7। उसके बाद कौन बड़ा है, आप कहेंगे 5। उसके बाद कौन बड़ा है, कहेंगे 4। उसके बाद कौन बड़ा है, 3। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई, ठीक है। अब मैं आपसे छोटी कहूँ तो छोटी में सबसे पहले छोटी लेना है। सबसे छोटा कौन है, 3। उसके बाद उसके थोड़ा सा बड़ा कौन है, 4। उसके बाद 5, फिर 7, ठीक है, ये छोटी। अब इसका अंतर कहा गया, बस आपको अंतर कर लेना है। 75 43 वही है, तो आएगा 4086, ठीक है। तो आप ये इस टाइप के भी प्रश्न समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है 3 4 5, फिर स्टार लगा दिया गया है, फिर लिखा गया 67 में स्टार की जगह कौन सी न्यूनतम संख्या रखें कि 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम आपने क्या पढ़ा कि उन सभी का योग, अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। तो जैसे 3 4 5 लिखा गया है, 6 7 भी मैंने लिख दिया, और एक स्टार था, एक स्टार अभी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो कितना बना, इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 25 प्लस स्टार, ठीक है, 25 प्लस स्टार। अब आप क्या कहेंगे इस स्टार। अब देखिए मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि ये संख्या जो है ये किससे विभाजित है, 3 से। और 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिसका योग 3 से विभाजित होता है। तो 3 से अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ क्या लिखा है 25, 25 के ऊपर क्या जाएगा 3 9 27, 9 बार में जाएगा 25 के ऊपर 27। तो कितना संख्या बढ़ गया, 25 से 2। तो इससे हमें पता चला कि स्टार का मान क्या होगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्न आपके सामने हैं। 2/5, 3/4, 5/7 और 9/10 में सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। देखिए इसको हल करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे सभी के ऊपर आपको शून्य लगा देना है। ये जो ट्रिक लिखा है आपको याद रखना, शून्य लगा देना है। तो 2/5 को 20/5 लिख देना, 3/4 को 30/4 लिख देना है, 5/7 को 50/7 और 9/10 को 90/7, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब इन सभी को क्या करना है, नीचे वाले हर से भाग देना। इसको काटेंगे 4 बार में, इसको काटेंगे 7.5 बार में, इसको काटेंगे 7.1 बार में, इसको काटेंगे 9 बार में।
अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन से, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 4। इससे ये पता चला कि 20/5 होगा, जो कि क्या है, 2/5 सबसे छोटा होगा। मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 9, जो जिसका मान था 90/10, लेकिन सबसे बड़ा हो जाएगा 9/10। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ छोटी संख्या और बड़ी संख्या भी आप भिन्न वाली निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं दोस्त, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। किसी लड़कों को भिन्न का 6/7 से गुणा करने को कहा गया, परंतु गलती से उसने 7/6 से भाग दे दिया, तो सही उत्तर में 13/70 अधिक मिला। अब चाहे अधिक कहा जाए, चाहे कम कहा जाए, चाहे अंतर कहा जाए, बात एक ही है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे येलो कलर में लिख दिया है, ठीक है। तो मूल भिन्न क्या होगा, मूल भिन्न क्या होगा, इसे दो टाइप से हल करेंगे, एक ऑप्शन के द्वारा, लेकिन एक आपको बेसिक द्वारा। लेकिन यहाँ पे बेसिक पूरा पढ़ाया जा रहा है आपको, तो ये बेसिक के द्वारा हल होगा। कैसे होगा ये हमें देखना है। 6/7 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 7/6 से कर दिया। लेकिन कौन सी संख्या थी, मैं मान लेता हूँ वो संख्या ये थी। तो 6/7 से गुणा करने को कहा, लेकिन उसने 7/6 से कर दिया, तो 7/6 गुणे ये लिख दिया गया, यहाँ पे देखिए ये। और कि क्या कहा गया था, 6 से कहा गया, तो 6/7 गुणे ये भी यहाँ कर दिया गया। लेकिन उसका अंतर आया है 13/70। सही उत्तर से 13/70 अधिक मिला। चाहे अधिक कहा जाए चाहे कम कहा जाए, मैंने आपको बता दिया। तो आप इसका जब अंतर निकालेंगे 7/6 और 6/7 का, तो लासा 42 होगा, 7×7 49 और फिर 7 छक छकाओ 36 होगा। जब आप इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13a/42। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये लिखना चाहिए, यहाँ पर भी ये, तो जगह नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे आप समझ लीजिए। 13a/42 आया। और आया कितना, 13a/42। बात को आपको समझना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कितना आया है, 13/70। यहाँ कितना आया है, 13/70 आया है, 13/70 आया है। तो हम करेंगे क्या, ये आपको देखना है। यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे आपको समझना है, ध्यान से समझना है। आया है 13a/42 अंतर, और दिखा रहा है 13/70। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को उस पार ले जाएंगे, उस पार। जैसे यहाँ पे अगर 4/5 है, तो 4 कहाँ चला जाता है, नीचे जी, ठीक है, ये आपको पता है। ऐसे हम उधर उस पार करेंगे। तो जब हम उस पार करेंगे तो केवल यहाँ रह जाएगा ये, क्या रह जाएगा, ये। तो 13/42 उस पार चला जाएगा, तो ये पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 42 और नीचे हो जाएगा 13। यहाँ 13/42 खत्म हो जाएगा। तो 13 से 13 कट जाएगा, 14×3=42, 14×5 = 70। तो संख्या आ गई 3/5। तो ये का मान 3/5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/5। बात आप समझ गए होंगे। तो मैंने कैसे हल किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं 13a/42 आया था, तो मैंने 13a/42, लेकिन आना क्या था, 13/70। तो हमें क्या पता है, बराबर अगर होता है तो ये पलट जाता है, तो पलट जाएगा और हो जाएगा 42/13। तो 13 से 13 कट जाएगा, 14×3=42, 14×5 = 70। ये का मान 3/5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचे, तो 17 से भाग देने पर कितना शेष होगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको देने के लिए क्या करना है कि किसी संख्या को 119, तो संख्या जब ना पता रहे, यहाँ पे किसी संख्या या कोई संख्या लिखा जाए, तो जो पहले शेषफल आएगा उसी को संख्या मान लेना है, ठीक है। तो मैं संख्या मान लेता हूँ क्या है, 19, और उसी को 17 से भाग दे देना है। तो 17 से जब भाग देंगे तो 2 शेषफल आ जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए। जैसे यहाँ पे कहा जाता है किसी संख्या को, ठीक है, 119 से भाग देने पर, मैं यहाँ लिख दूँ 125 से भाग देने पर 19 शेषफल बचता है, यहाँ लिख दूँ मैं 25 शेषफल बचता है। तो 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ शेषफल पहले कितना दिया गया है,
25 इसी को हमें संख्या मान लेना। अब किससे बताया गया भाग देने से? 13 से देंगे। 13 एकम 13 शेष फल आया 12, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी प्रश्न आपको समझ गए होंगे कि जो पहला शेष फल आएगा उसी को संख्या मान लेना है और पीछे वाले 17 जो बताएगा उसी से भाग देना है, शेष फल आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अब चाहे यहाँ पे ए लिखा पहले गया है संख्या 120 का 2/3 और 80 का 1/4 से कितना अधिक है। चाहे अधिक कहा जाए, चाहे अंतर कहा जाए, चाहे कम कहा जाए, बात एक ही है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो 120 का 2/3 कैसे होता है? यहाँ काटेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में 40 और 40 दूना 80, कितना हुआ? 80। ऐसे क्या कहा गया? 80 का 2/4 तो 80 का 2/4 सॉरी दोस्त 1/4 तो 1/4, 4 से काटेंगे 20 बार में तो 20 एकम 20 होगा। उसका क्या कहा गया? अंतर, तो अंतर के लिए माइनस कर देंगे, 80 से 20 निकालेंगे, 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग 7/24 है, तो उसमें से एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अच्छा, व्युत्क्रम किसे कहते हैं? जैसे मैं आपसे पूछूं 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/5। मैं पूछूं 4 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/4। मैं आपसे पूछूं 2/3 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो आप कहेंगे 3/2। मतलब हर संख्या का उल्टा ही व्युत्क्रम कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहा गया दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है, ये तो हमें पता है, दो का योग है, उनमें से एक संख्या 6 है। अच्छा, 6 संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/6 होगा, ये हमें पता है। और दोनों का योग मिलाकर क्या है? 7/24। तो हम 7/24 से अगर एक संख्या 1/6 निकाल देंगे तो दूसरी संख्या में मिल जाएगी, ये तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 7/24 माइनस 1/6। अगर देखेंगे लास्ट आएगा 24, 24 एकम 24, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 और 4 एकम 4 निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 से 4 निकालेंगे 3 और 3/8 आ गया, और 3/24 आया, और 3/24 को काटेंगे 3 एकम 3, 3/24। हमें पता है ये व्युत्क्रम में लिखा है 1/8, उल्टा लिखा गया तो इसका मान क्या होगा? 8, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं क्या 7/24 इसका कुल योग है। अगर पहली संख्या 6 है तो उसका व्युत्क्रम 1/6 होगा, तो बस दूसरी कुल का योग अगर 7/24 से 1/6 निकाल दीजिए, निकालेंगे तो आएगा 1/8 अंतर, और ये उल्टा लिखा है तो इसका संख्या हो जाएगा 8। तो आशा करता हूँ इस टाइप के भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए, इसको देखने से पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे देखना है। दो संख्याओं का योग 20 है, उनका अंतर 4 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। मैं आपसे पूछूं दो संख्याओं का योग 20 है, उनका अंतर 4 है, तो बड़ी संख्या भी बताओ और छोटी संख्या भी बताओ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहले जब बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो इनके दोनों का योग करना है, तो 20 और 4 कितना हुआ? 24, और इनका योग का आधा कर देना है। देखिए, मैंने यहाँ बताया भी है, आधा कर देना, तो 20 4 24 का आधा क्या हुआ? 12, तो बड़ी संख्या आ गया 12। अब आपसे पूछा जाए कि ये छोटी संख्या, तो इन दोनों का क्या कर देना? अंतर कर देना। 20 और 4 का अंतर क्या हुआ? 16। अब 16 का क्या कर देना? यहाँ पे मैंने किया भी है, 16 का आधा कर देना तो हो जाएगा 8। तो बड़ी संख्या भी मिल गई और छोटी संख्या भी मिल गई है, तो उन दोनों संख्याओं का बताया गया था, तो 12 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप पूछा जाता बड़ी और छोटी का योग, तो 12 8 20, अंतर 12 से 8 निकालेंगे 4। तो इस टाइप के भी प्रश्न आप निकाल सकते हैं। देखिए, मुझे हर टाइप के प्रश्न को हल करवाना, इसलिए मैं सभी को बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्र तक शेयर कर देना। यहाँ पे लिखा गया है 112 गुणे 114 गुणे 113 का इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सदैव इकाई के अंक से ही गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया 2, तो 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, और 8 को 3 से करेंगे तो 8 3 क्या हो गया? 24, और 24 का इकाई अंक क्या आया? 4, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इस टाइप के भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25 गुणे 86 गुणे 10, इकाई अंक पूछूं तो 5 6 क्या हुआ? 30,
अब देखिए 30, चाहे आप फिर भी इसका इकाई अंक ले लें या सीधा सीधा 30 से आप कर दें, 30 दहम्मा 300, इसका अंक क्या आ जाएगा 0। आशा करता हूँ इस टाइप के भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। और अगर इकाई अंक आप बेसिक से कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं सभी को बेसिक से कंप्लीट करवा चुका हूं। मैं टाइप दिखा रहा हूं कि कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, और अगर इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यूपीएसआई जो पेपर यूपीपी जो करवाता है सेम इसी टाइप के प्रश्न को हल करवाता है। वो बहुत हार्ड पे नहीं जाता है, उसका लेवल मॉडरेट और सिंपल रहता है, इसलिए मुझे इस टाइप के प्रश्न हल करवाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा सिद्धांत है बच्चों का सिलेक्शन दिलाना, और सिलेक्शन के लिए मुझे सिलेक्शन जैसे ही प्रश्न को चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? मैंने आपसे ये बताया कि 9 से आपको वही संख्या विभाजित है जिनका योग विभाजित है। तो आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अगर ये 9 से कट रहा है तो ये 9 से विभाजित होगा, तो इसको आपको चेक कर लेना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। 50 37 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा? मैंने क्या बताया था कि बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या को उठाना है। बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या को पहले उठाना, तो सबसे बड़ी है 7, उसके बाद है 5, उसके बाद है 3, उसके बाद है 0, तो ये बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या को बनाना है तो हमें छोटी संख्या उठाना है। अब सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 0, लेकिन हम पहले 0 नहीं उठा सकते। अगर पहले 0 उठाएंगे और 3 लिखेंगे और फिर 5 और फिर 7, तो ये 3 अंकों की बन जाएगी, क्योंकि आगे का मान्य बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें 0 से बड़ी पहले उठानी पड़ेगी। तो 0 से बड़ी है 3, अब हम 0 लिख सकते हैं, और उसके बाद है 5 और 7, तो सबसे बड़ी हो गई, फिर सबसे छोटी हो गई। इन संख्याओं का योग कहा गया तो हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर आएगा 10,587, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे लिखा है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। देखिए ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है ये स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फार्मूले में, आप देख सकते हैं। हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 66 34 को पहले हम जोड़ लेंगे ए प्लस बी, और फिर 66 34 को हम माइनस कर देंगे 66 माइनस 34, बस 66 34 100 हुआ, इसका अंतर 32 हुआ, गुणा कर देंगे 3200, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम प्रश्न यहाँ पर भी है, कुछ करना नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी पे करना, तो ए प्लस बी वही है 1997, इसका अंतर आएगा 1, तो 1997 कम 1997, इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न को लेने का मतलब क्या है पहले आप ये समझ लीजिएगा, फिर मैं बता दूंगा। देखिए अगर कोई फार्मूला ए प्लस बी, यहाँ पर भी लिख दिया भी गया है, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए बी में लिखा गया है। देखिए सेम लिखा गया ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए बी, और बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो इसका उत्तर सदैव आपको याद रखना है 4 होता है। ये पेपर में कई बार बना है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। हल करने है तो आपको पूरा हल का बेसिक स्ट्रक्चर मैं इसका बेसिक बता चुका हूँ। वीडियो जो हमारी क्लास देखते हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे कंप्लीट करवाना है, इसलिए मैं पूरा आपको नहीं बताने वाला हूँ। एक प्रश्न और बनता है, वो किस में रहता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर में और प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर में। ठीक है, किस तरह ये लिखा गया, ए प्लस बी का होल पी स्क्वायर और ए माइनस बी के होल पी स्क्वायर में, और बीच में प्लस का चिन्ह रहता है, और नीचे तो साफ साफ दिखा गया है। ठीक है, ए इंटू ये स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू में रहता है। तो अगर इस टाइप के है तो इसका उत्तर सदैव 2 आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। अगर ए प्लस बी का होल पी स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल पी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के फार्मूले में अगर आपको दिखा तो इसका उत्तर सदैव 2 होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर इसका आंसर मतलब डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मैं बेसिक नंबर सिस्टम कंप्लीट करवा दिया हूँ, जो कि बिल्कुल बताया हूँ, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये इसका सदैव उत्तर अगर इस स्ट्रक्चर में है तो इसका आंसर वही बनेगा। एक प्रश्न और बनता है, जो बनना है मैं सभी को बताऊंगा। अगर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब ऊपर दिख रहा है और नीचे दिया गया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए बी में, देख सकते हैं यहाँ, तो इसका आंसर सदैव ए माइनस बी हुई होगा, ए माइनस बी ही होगा। आपको कुछ करना जरूरी नहीं है,
कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए ए कितना है 705 लिख लेना है, बी कितना 105, यही कर देंगे 600 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए सेम प्रश्न है, लेकिन इसको क्या किया गया, मैंने आपसे बताया कि जोड़ने पर इसका आंसर सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, जो नीचे लिखना था उसे ऊपर लिख दिया गया है और जो ऊपर लिखना था उसे नीचे लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये ऊपर रहता था और ये नीचे, लेकिन इसे उल्टा लिख दिया गया। हमें पता 1000 तो होगा ही, क्योंकि जोड़ने पे मैंने बताया था कि ये जुड़ जाएगा, 1000 होगा ही, लेकिन अगर ये उल्टा लिखा गया तो हम भी उल्टा लिख देंगे, 1/1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। अगर ये सीधा लिखा होता, ये ऊपर होता और ये नीचे होता, तो हमारा आंसर इसका 1000 हो जाता। तो जो ट्रिक वाला मैं उसे ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। अगर जो बेस पढ़ना है बेसिक, बिल्कुल बेसिक, तो बेसिक के लिए आपको हमारे नंबर सिस्टम चैप्टर पे जाना होगा, वहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा दिया है दोस्त, क्योंकि मुझे कंप्लीट कराना ये मैराथन में पूरा, क्योंकि हमारे भाई जो जुड़े हैं उन्हें सिलेक्शन दिलाना है किसी ना किसी तरह, इसलिए मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखें, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो ख़त्म हो जाएगा और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको यूपीआई आईडी दिया गया है, पूजा BCIT 05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है और यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए अब इनको हम जोड़ेंगे कैसे। पहले अब देखो, अगर मैं इस बिल्कुल बेसिक से करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। हम क्या करूँगा, इस 1, 11, 111, 1111 को जोड़ लूँगा। तो मैंने क्या किया, 1, 11, 111, 1000 को जोड़ लिया तो 1234 आ गया। अब मैं इस 1/2, इस 1/2, इस 1/2, इस 1/2 को जोड़ लूँगा। कैसे जोड़ूँगा, देखिए नीचे का हर है बराबर। अगर नीचे का हर है बराबर तो बस कुछ नहीं करना है, ऊपर का अंश जोड़ना है। 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और हर कितना है 2। हम इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आ गया 2। लेकिन नीचे जोड़ने पे कितना आया था 1234 प्लस 2 जोड़ देंगे तो 1236 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन इसे मैंने क्या किया, 3 को गुणा करेंगे, इसमें 3 एकम 3 और 3 से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 2/3। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ किया 4 एकम 4, 4 से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 3/4। इसके बीच का चिन्ह मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई भी किया। अब 5 एकम 5, 5 से 1 निकालेंगे तो क्या होगा 4/5। ऐसे मैंने ऐसे करते हुए फिर n एकम 1 n और n से 1 निकालेंगे तो n-1 इंटू n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, इसको हल करने के बाद आपको क्या पता चला, इस 3 को इस 3 से काटा जा रहा है, इस 4 को इस 4 से काटा जा रहा है, इस 5 को इस 5 से काटा जा रहा है। ऐसे ये संख्या आगे कटते हुए चली जाएगी। तो यहाँ बचेगा 2 और नीचे बचेगा n, तो 2/n इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम प्रश्न दिया गया था, देख लीजिए आप लोग। 2 3 6 में से 1 निकालेंगे 5/3 और 5 दूनी 10, 10 से 3 निकालेंगे 7/5 और 7 दूनी 14, 14 से 5 निकालेंगे 9/7। यहाँ 5 से 5 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 9 से 9 कट रहा है, इसी तरह कटते हुए यहाँ तक चला जाएगा।
ऊपर बचेगा 1001, नीचे बचेगा 3, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न बनते थे इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है दोस्त, इसलिए इसको देखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे लिखा है 51 + 52 + 53 और ऐसे करते हुए 100 तक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए इसको 51 + 52 + 53 इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला इसका फार्मूला होता है, मैं अपने तरफ से बताता हूँ, F + L, ठीक है, इंटू टोटल नंबर बाई 2। बात को समझिएगा, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे टोटल संख्या को 2 से भाग देना। आप कैसे करेंगे यहाँ देखो, तो पहला संख्या क्या है, फर्स्ट 51, लास्ट संख्या क्या है 100, इंटू कुल कितना संख्या है, तो हमें 51 से 100 तक कुल संख्या कितनी है 50, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक 100 संख्या होती है, तो पीछे 50 तक खत्म है, तो कुल संख्या कितना है 50, और इसको किससे गुणा करना है 2 से। अगर हम इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25, तो हम यहाँ लिख देंगे 25, बस 100 और 151 जोड़ेंगे तो उस 151 जोड़ेंगे 151 गुणे 25 हो जाएगा, यही गुणा कर देंगे, 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, 25 5 से 125 और 2 27, 127 के 2 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 हो गया 37, क्या होगा 37, तो 3725 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर बताना है। देखिए अब इस प्रश्न को देख के आपको डरना नहीं, अभी इस पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से करते हुए 20 स्क्वायर तक इसका मान आया 2870। तो आपसे पूछा गया 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 40 स्क्वायर तक मान क्या होगा। अब आप ये बताइए, हमें निकालना है 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 40 स्क्वायर तक, तो हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर को कॉमन लेंगे और नीचे लिख देंगे 2 एकम 2 1 स्क्वायर, 2 दूनी 4 स्क्वायर, 2 3 6 स्क्वायर, और ऐसे करते हुए 2 को काटेंगे 20 बार में, ठीक है। अब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर बनेगा 20 तक, जो कि ऑलरेडी इसका मान हमें दिया गया है 2870, तो हम इसका मान 2870 लिख सकते हैं। बाहर मैंने क्या केवल कॉमन लिया है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का मतलब हुआ क्या हुआ 4, क्या हुआ 4, हम 4 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 4 0 0 4 7 28 के 8, ठीक है, 4 7 28 के 8, 4 बट्टे 32, 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 11,480, जो कि सेम मैंने यहाँ पे समझाया। आप देख सकते हैं कि 2 स्क्वायर को यहाँ कॉमन लिया गया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, और इसका मान सदैव 2870 दिया ही गया था, गुणे 4 कर दिया गया, आंसर आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 140 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुनी तथा तीसरी संख्या का चौगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए आपको ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसको भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए तीनों संख्याओं का योग 140 है, पहले हम लिखेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। कहा गया पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, अगर दूसरी संख्या 2 होगी, ठीक है, तो दूसरी की दोगुनी क्या है पहली संख्या, तो 2 गुनी मतलब 2 दूनी, 2 गुनी क्या होगा 4। अब आगे क्या कहा गया, तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, तीसरी संख्या जितना होगा उसका 4 गुना होगा, अगर यहाँ 1 होगा तब इसका 4 गुना क्या हो जाएगा 4, बस चौगुनी हो गया। तो बस पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 2 और तीसरी संख्या 1, क्योंकि दूसरी की 2 गुनी होगी और तीसरी की चौगुनी भी हो गई। ये आप इतना तो माइंड कंसंट्रेट, इतना दिमाग आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर बेसिक पढ़ना है तो मैंने बताया कि आपको जाना पड़ेगा हमारे नंबर सिस्टम स्पेशल क्लास में। तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया 4 2 6 1 7, तीनों का योग क्या है 7, और यहाँ पे तीनों का योग क्या दिया गया 140, तो हम क्या करेंगे 140 भागे 7। क्या कहा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 4 है, हम 4 से गुणा कर देंगे, 7 से 140 काटेंगे 20 बार में, और 20 चौक क्या हो गया 80, इसका करेक्ट आंसर। इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। 2 संख्याओं का
योग 16 तथा उनका गुणनफल 55 है तो उनका व्युत्क्रम क्या होगा। तो सदैव आपको सीधा सीधा रख देना, योग ऊपर रख देना, गुणा नीचे, 16/55 इसका सीधा सीधा मान हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से समझना है तो मैंने आपसे क्या बताया कि आपको हमारे नंबर सिस्टम क्लास में जाना होगा, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 16/55 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कहा गया था इनके व्युत्क्रम का योग, तो जैसे मैं मानता हूँ दो संख्याओं का योग कहा गया था, तो योग क्या होता है, मैं मानता हूँ एक्स और वाई। क्या, एक्स और वाई। ठीक है, मैं बेसिक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अब इनका गुणनफल 55 है, तो ये देखिए इनका व्युत्क्रम कहा गया था, तो व्युत्क्रम हम क्या क्या लिखेंगे, 1/x, क्योंकि उल्टा लिखते हैं y का 1/y। इनका योग कहा गया था तो हम प्लस लिखेंगे, तो यक्स वाई का लासा लेंगे, यक्स वाई, यक्स से यक्स काटेंगे, वाई बचेगा, वाई से वाई काटेंगे, यक्स, तो वही मान आ गया y + यक्स इंटू यक्स वाई। तो दोनों का योग मैंने ऊपर लिख दिया था 16, नीचे 55, तो 16/55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को हम समझेंगे। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने 6/7 से भाग दे दिया, लेकिन उसका परिणाम 39 कम मिले। मैंने आपसे कहा चाहे 39 कम चाहे कहा जाए, चाहे 39 अधिक कहा जाए, चाहे अंतर कहा जाए, बात एक है। 7/6 और 6/7 कम मिले, तो मैंने अंतर जब निकाला इसका, तो यहाँ पे देखिए 6/7 का, 7/6 6/7 का अगर मैं लासा लेता हूँ तो 42 होगा। क्या होगा, 42 होगा, और 42 इसे काटने के बाद क्या आएगा, 7 6 7 7 7 49 और 7 छकाओ 36। इसको घटाने पर कितना मिला आपको, 13/42। लेकिन बताया कितना रहा है, 39 आ रहा है अंतर, 42 लिखा है यहाँ पे 42, आप 42 और बता कितना रहा है, 39। तो हम देखें कि इसको अगर काट देंगे बराबर से, क्योंकि बराबर से बराबर कटता है, 13 तिया 39 बराबर का तिरछा होता है गुणा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। ये थे नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट जो कि कंप्लीट मैंने करवा दिया दोस्त, और ये वही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, और नंबर सिस्टम के मैंने मैराथन क्लास बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। ये आपके लिए क्विक रिवीजन था जो कि आप देखेंगे। इस टाइप के प्रश्न इस बार यूपीएसआई में यूपीपी में आए थे, इसलिए मैंने इस प्रश्न को इस टाइप के उठाया है, क्योंकि मुझे ये पसंद है कि जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं उनके अंदर बिल्कुल डाउट ना रह जाए, और हर प्रश्न को एक बार में फिर से अगर अपनी नज़रों से देखेंगे, हल करेंगे, तो क्विक रिवीजन हो जाएगा। नंबर सिस्टम मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम प्रतिशत पे आते हैं, और प्रतिशत का एक एक प्रश्न मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक नहीं, क्योंकि मुझे एक नज़र में आपको दिखाना है, तो आप ये समझिएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है, ये पहला प्रश्न है। तो देखिए 24 लिखा गया है, का कितना प्रतिशत है। कितना का मतलब होता है कितना प्रतिशत है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। किसका है, 120 का, जिसका कहा जाए उसका नीचे का मतलब होता है उसे हम नीचे रखना है, ये सदैव याद रखना है। तो बस हम काट देंगे, 20 पंचे 20 छक्का, 6 से काटेंगे 4 बार में, और 4 पंचे 20, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सेम है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का, तो का को कहाँ रखना है, मैंने बताया नीचे रखना है। कहाँ रखना है, नीचे। तो 150 ग्राम, ठीक है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। 3 किलोग्राम का, अगर ये 150 ग्राम में है तो 3 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम। तो इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में, तो 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने है 120 का 40%। 120 का 40%। अब यहाँ पे देखना है, देखिए वहाँ हमें प्रतिशत ज्ञात करना था, इसलिए का को मैंने नीचे रखा था। यहाँ मुझे प्रतिशत नहीं ज्ञात करना है, यहाँ संख्या ज्ञात करना है, इसलिए मैं का को नीचे नहीं रखूँगा। तो 120 का 40%, तो 120 40%, 40% को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा कर देते हैं। 00 00 12 चौक 48 इसका करेक्ट आंसर। सेम प्रश्न है 2000 का 12%, तो मैंने लिख दिया 2000, यहाँ पे मैंने समझाया भी है। 12% 12% हटाने के लिए 100 गुणे 20%,
गुणे 20% हटाने के लिए 100, इस 3 जीरो को, ये 2 जीरो और 1 जीरो, ये कटा 1 जीरो से, ये जीरो कट गया। ठीक है, 12 दूना 24, 24 दूना 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ऐसे फिर आपके सामने था, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत पूछे तो 100 से गुणा करें, पहले मैंने यहाँ पे बता दिया है, हिंट देख लेना। प्रतिशत पूछे तो हमेशा किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है। जैसे लिखा गया 2/5, 2/5 को भिन्न प्रतिशत में बदलना है तो 2/5 लिखना है, उसके बाद 100 से गुणा कर देना है। आ गया, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 दूना 40। पूछा गया 4/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 4/5 को भी 100 से गुणा कर देना है। 5 बिसैयाँ 20 चौक 80। तो अगर कभी भी भिन्न पूछा जाए, भिन्न दे दिया जाए, जैसे 3/5 दे दिया जाए और पूछा जाए प्रतिशत में बदलो, तो 100 से गुणा कर देना है और 5 से करेंगे 20 बार में और 20 से कहेंगे आप 60% है। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे अगला देखना है, किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी? देखिए, सदैव प्रतिशत को मानना क्या है? 100 मानना है। सदैव प्रतिशत को मानना क्या है? 100 मानना है। अब देखिए 16% कहा गया है, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या होगा? नीचे 100 लिखेगा, ये आपको पता है। यहाँ नहीं देखना है बिल्कुल भी आपको। और इसका मान कितना दिया गया? 48। तो 16 से 48 को काटना है 3 बार में, बराबर का तिरछा होता है गुणा, तो 100 3 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ऐसे आपके सामने यहाँ पर भी आपको देखना है, यदि किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत क्या होगा? तो हमें पता है कि अंक कितना मिले? 480। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। कुल अंक कितना था? 600, हमें पता है। ठीक है, तो बस 0000 6 से काटेंगे, इस 80 बार में 80% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम प्रश्न ये भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। किसी संख्या में 500 विद्यार्थी, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत बताना है। अगर पास का कहा जाता तो हम 450 लिखते और गुणे 100 लिखते और बटा 500 लिखते, लेकिन यहाँ पास नहीं कहा गया, यहाँ फेल कहा गया। तो 500 बच्चे थे, 450 पास हो गए, तो अगर घटाएंगे तो 50 फेल हुए। इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। कुल विद्यार्थी कितने थे? 500। तो 00 से 00 कट जाएगा, 5 से 50 10 बार में, तो 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आपके लिए, रामबाण है, प्लीज़ इस क्लास को इग्नोर नहीं करना है, अपने मित्र तक शेयर करना है, ये आपको याद रखना है। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? मैंने कहा कि हर चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100। अगर 60% लड़के हैं, 60% अगर 100 अपने आप में हर चीज़ होता है 100, और 60% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची? 40%। बस अगर विद्यार्थी कितने थे? 2000, तो 2000 का 40% हम लोगों को निकाल लेना है, और 2000 का 40% हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 20 चौक 80, मतलब 20 गुणे 40 करेंगे, 800 क्या है? लड़कियां। ठीक है, अगर लड़के पूछा जाए तो हमें 60 से कर देना है, बस क्या, तो 6 दूनी 1200 लड़के हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़े पे खर्च करे तो उसके पास कितना बचा? 2700। तो कुल आय कितनी है? अब देखिए यहाँ जोड़ लेना, 10% यहाँ खर्च कर दिया, 20, तो 20 और 10 कितना हुआ? 30, और 40% कपड़ा पे, तो 40 क्या हो गया? 70। 20 और 10 30 और 40 70, मैंने यहाँ जोड़ के लिख भी दिया, 70% उसने खर्च कर दिया। हर चीज़ अपने आप में मैंने क्या बताया था? 100। अगर 100 होता है तो अगर उसने 70 खर्च कर दिया तो बचा किस उसके पास? 30%, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 30%। ठीक है, अब 30% बचा, प्रतिशत को हटा देंगे तो हमें पता है क्या? नीचे 100 लिख देंगे, लेकिन यहाँ कितना बचा? 2700। ठीक है, इसे काट देंगे कितनी बार में? 90 बार में, बराबर का तिरछा गुणा, तो हो जाएगा 9000 इसका करेक्ट आंसर, जो कि आपके सामने दिखा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तो वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? देखिए, चाहे आपसे कहा जाए जीत गया चाहे हार गया, लेकिन बात एक ही है, एक ही स्टेप में लगेगी, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे? अगर उसे 60% वोट मिला और हारने वाले को कितना मिला?
बेसिक है। मैंने आपको बताया कि हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर 60 जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को 40% मिला होगा। तो कितने से जीता? कुछ लोग बच्चे कहेंगे वो 40% से जीत गया, वो गलती हो जाएगी। अंतर देखेंगे हम लोग। तो उसने जीता है 20% वोटों से, 20% वोटों से। और 20%, लेकिन यहाँ कितने में जीता है? 1800 वोटों से जीत गया। तो हमें पता है अगर वो 20% से जीता है, ठीक है, तो 20% का मान कितना होगा? 20% का मान होगा, यहां मैं लिखता हूं 1800, क्योंकि वो 20% से जीता है और 20% का मान 1800 है। तो हमसे क्या कहा गया? कुल कितने वोट पड़े? कुल कितना था? 100। अब 20 से काटेंगे, 90 बार में 1800 को बराबर का तिरछा होगा, 9000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुल कितने यहाँ पे वोट पड़े? 9000। अगर आपसे पूछा जाता उसने कितने वोटों से जीता, तो हमें पता था 20% का मान अगर 1800 है तो हम यहाँ लिखते उसने 60% वोट पाए तो 60% लिख देता। ठीक, बस इसको काट देता 90 बार में, और 90 9 छक 5400 वोटों से वो उसे कुल कितने वोट मिले जीतने वाले को? तो 5400 वोट मिले। अगर मैं आपसे पूछता हारने वालों को कितने वोट मिले, हारने वाले को, तो यहाँ पे हारने वाले को 40% वोट मिले, मैं यहाँ 40 लिख देता। अब इसको काटता 90 बार में और 9 चौक कितना हो जाता? 3600। हारने वाले को कितना मिला? 3600। तो एक ही प्रश्न में इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कुल कितने वोट पड़े और जीतने वाले को कितने वोट मिले, हारने वाले को कितने वोट मिले, अंतर कितना मिला। सभी का उत्तर एक है, बस समझने की आपको जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किया, वह 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा में पूर्णांक कितना था? आपसे ये पूछा गया है। अच्छा, आप ये बताइए पासिंग मार्क कितना है? 40%। उसने लाया कितना? 32%। ठीक है, वो फेल कितना हुआ? 8% से। ठीक है, तो मैंने 8% वही यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ प्रतिशत 8% से फेल हुआ और वो अंक कितना बताया गया? 24। प्रतिशत को हटाने के लिए मैं नीचे 100 लिख दूंगा। 8 से 24 को काटूंगा 3 और बराबर का तिरछा गुणा करूंगा तो हो जाएगा 300। तो पूर्णांक अगर आपसे पूछा जाता तो आप कहते 300 का ये पूर्णांक था, और यही पूछा गया परीक्षा में पूर्णांक कितना है, तो 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना हो, एक सर्कल बनाना होगा। अब सर्कल कैसे बनाना है, पहले मैं बनाता हूँ हिंदी का। ये सर्कल है, आपको समझना है। तो हिंदी में 80% पास हुए तो आपको 80 लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे गणित का सर्कल बना देना है, इस तरह बनाना है कि बीच में क्रॉस हो, ठीक है। तो गणित में कितने बच्चे पास हुए? 85%, तो 85% बना लेना है, ठीक है। अब क्या कहा गया? 75% दोनों विषय में फेल हो, 75% दोनों विषय में पास हुई है। 75% दोनों विषय में पास हुए, तो जो दोनों में पास हुए हैं वो ये दोनों वाला सर्कल में इसमें 75 लिख देना है। देखिए यहाँ पे पास कहा गया है, यहाँ पर भी पास कहा गया, तो यहाँ पर भी पास को हमें लिखना होगा 75%। अब देखिए सवाल को कैसे हम करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 85 से 75 आपको, या ऐसे आप करिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, अब पहले पासिंग मार्क जोड़ेंगे। 80 85 कितना हुआ? 165, और 165 से जो बीच में पासिंग मार्क दोनों का है उसे घटा देना है। तो आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 90। मतलब 90% बच्चे क्या हैं? पास हैं। अगर हर चीज में 100 होता है तो 90% पास हैं, तो फेल कितने हैं? 10%। अब बस आपका सवाल लग चुका है, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें, तो फेल हम 10% बता देंगे। 10% इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। एक गांव की जनसंख्या, देखिए अभी इस पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं और थोड़ा सा इजी बताने की कोशिश करूंगा। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? अच्छा,
10% की वृद्धि होती है। 10% को अगर मैं आपसे कहूँ भिन्न में बदलिए तो आप क्या कहेंगे? 1/10, क्योंकि प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा तो 10 एक कम 10, 10 दहम्मा 100, 1/10। मतलब हर साल 1 की वृद्धि होती है। 10 से कितना होता है? 1 बढ़ता है तो 11। अब यहाँ देखिए, अगर पहले साल 10 से 1 बढ़ा 11 हुआ, कितनी साल ऐसे चला? 2 साल। यहाँ लिखा है तो फिर 1 साल 10 से 11, तो 2 साल में यहाँ कितना है? 100, और बढ़ के कितना हो गया? 11 को 11 से करेंगे 121। ठीक है, बढ़ा है, देखिए वर्तमान में है 100 2 साल में, और बढ़ा कितना? 121, और यहाँ वर्तमान में कितना है? 8000। तो 100 के बराबर हम क्या लिख देंगे? 8000। तो 00 से 00 काटेंगे तो कितना गुना हो जाएगा? 80 गुना। तो हम 80 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो बस गुना करेंगे 121 गुणे 80 होगा 9680, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस टाइप के भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप गुणा करिए। आपको लिखना है 8000, 10% की वृद्धि होती है तो 110 लिखना है, बटा 100 लिखना है। फिर 2 साल कहा गया तो 2 बार लिखना है 110 बटा 100, और आपको काट देना है 00 से 00, और 00 से एक ये जीरो एक ये जीरो, आपको गुणा कर लेंगे, सेम का सेम वही आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये भी प्रश्न आपके सामने आ गया। अब इसको कैसे करना है? सेम उसी टाइप का प्रश्न है। अभी हम इस टाइप के नहीं देखेंगे, पहले उसे समझ लेते हैं। एक फ्रिज का मूल्य 12800 है। यदि प्रतिवर्ष 12% अवमूल्यन की मतलब कमी होती है तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? अब देखिए 20% को हम क्या करेंगे? 20% को हम भिन्न में बदलेंगे, तो 20% का मतलब होता है 1/5, क्योंकि 20/100, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, अब देखिए 1/5 मतलब कि क्या हुआ? अगर 5 था तो कमी हुई तो कितना हो गया? 4। ऐसे कितने साल हुआ? 2 साल। तो फिर 5 था तो कितना हो गया? 4। तो 50 पर कितना होगा? 25, और 4 चौक कितना हो गया? 16। ठीक है, अब क्या कहा गया कि इसका मूल्य कितना हो गया? 12800, और पहले इसका मूल्य मतलब कितना हो गया? यहाँ 16, तो मतलब 16 के बराबर 12800 है। इसे अगर हम देखेंगे तो भाग देंगे 16800 में, तो कितनी बार जाएगा? 80 बार में जाएगा। 16 8 128, 800 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 800 बार में जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पूछा गया कि पहले कितना था, तो पहले था 25, पहले था 25 और वर्तमान में है 16, तो हम 800 गुणे 25 कर देंगे। 25 अट्ठे 200, क्या होगा? 25 अट्ठे 200, और 2 जीरो, 20,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। या आप चाहें तो जब आपसे पहले का मूल्य पूछा जाए तो नीचे रखना है 12800 था, गुणे कितना कमी हुई? 20 की कमी हुई तो 80, और 20 की कमी हुई 80% के लिए 100 से गुणा ऊपर कर दीजिए, आंसर फिर भी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था टाइप यहाँ लिखने में, तो इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ये पॉइंट पे सिर्फ सवाल पे देना है। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है तो संख्या का मान कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? देखिए हर चीज़ अपने आप में 100 होता ही आपको पता है। 20 वृद्धि कहा गया तो हम लिख देंगे 120, फिर 20 की कमी किया गया तो 100 से 20 घटा देंगे 80, बस हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे, नीचे 0 से 0 कटेगा, 12 अट्ठे कितना हुआ? 96। 100 से 96 घटाएंगे 4% आएगा, तो 100 देखिए 100 होना चाहिए लेकिन है 96, तो 4 की क्या हो गई? कमी, तो 4% की कमी हो गई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इस पर ध्यान नहीं देना है, 4% इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम प्रश्न ये भी है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तो मतलब 110, और फिर चौड़ाई में 10% की कमी मतलब 100 में फिर 10 घटा देंगे, कमी कहा गया तो 90, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0, 11 नवा कितना होगा? 99। हर चीज़ अपने आप में मैंने क्या कहा? 100 होता है, लेकिन है कितना? 99। कितनी की कमी आई? 1 की, तो 1% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अभी यहाँ आपको नहीं देखना, मैं जो समझा रहा हूँ उसे देखना है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च यथावत रहे? देखिए यहाँ जब कमी कहा जाए तो 100 से घटाना है, नीचे लिखना है। वृद्धि किया जाए तो 100 में जोड़ना है।
यही पूरी कहानी है। तो हम लिखेंगे 20% की कमी की जाए तो पहले 20 गुणे 100 और 100 से 20 घटा देंगे तो क्या लिख देंगे 80। 20 को 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 को 100 से काटेंगे 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पे आपका कह दिया जाता कमी छोड़ के यहाँ वृद्धि कर दिया जाता और तब यहाँ पे कमी कह दिया जाता, तो हमें पहले यहाँ देखना है 20% की वृद्धि, तो हम यहाँ 120 लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ कमी कहा गया है इसलिए मैंने 80 लिखा है। यहाँ पे देखिए सेम प्रश्न ये भी है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए यहाँ बिल्कुल देखना भी नहीं है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए अधिक कहा गया तो 20 लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, कितना अधिक 20, तो मैंने कहा अब लिख दूंगा मैं 120, मैं लिख दूंगा 120। तो 20 से 120 को काटूंगा 6 बार में, 100/6 और 100/6 को अगर हम भाग देंगे तो आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी 400 लीटर विलयन मिश्रण में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि 20% हो जाए। अब देखिए जिसको मिलाया जा रहा है उसको हमें छूना नहीं है, जिसको मिलाया जा रहा है या हटाया जा रहा है उसको छूना नहीं है। कैसे करेंगे देखिए, 400 लीटर विलयन है तो हम तो 400 लिखेंगे ही, ठीक है। अब 10% पानी है, ठीक है, और पानी यहाँ मिलाया जा रहा है तो पानी का हेर फेर हो रहा है, मैं पानी को टच नहीं करूँगा। अगर 10% पानी है तो 90% विलयन होगा, ये पता है आपको? बिल्कुल पता है। फिर मैं बराबर लगाऊंगा। अब कितना लीटर पानी मिलाया जाए हमें नहीं पता तो हम x लिख देंगे, x लीटर पानी मिलाया जाता है तो पानी कितना हो जाए 20%, और 20% पानी होगा तो शुद्ध क्या बच जाएगा 80% बच जाएगा। तो जो मिलाया जा रहा है हेर फेर में उसको टच नहीं किया। अब 80 से बराबर से कट जाएगा 405 बार में, और 5 9 क्या हो गया 45, 450। तो पहले अब x का मान क्या आ गया 450, पहले था 400 अब हो गया 450। तो कितना बढ़ा 400 450 में 50 बढ़ गया तो 50 लीटर मिलाया गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम इसको देखेंगे। यहाँ पे किसी भिन्न के अंश में, अंश किसे कहते हैं ऊपर वाले को, हर किसे कहते हैं नीचे वाले को, ये पता होना चाहिए। अंश में 10% की वृद्धि, हर में 10% की कमी, तो परिणाम कितना होता है 11/15। तो मूल भिन्न क्या है, देखिए मैं अंश मान लेता हूँ ये, हर मान लेता हूँ b। तो अंश में कितनी वृद्धि 10 की, तो 110 हो गया, क्योंकि हर चीज़ 100 होता है, 100 में 10 बढ़ा तो 110। हर में 10% की कमी, तो हर चीज़ 100 होता है तो 10 की कमी हो गई तो 90। अब मिला कितना 11/15, तो बराबर का 11/15 हो गया। हमें पता है कि बराबर लिखा है तो अगर ये उस पार जाएगा तो अभी ये पहले इसे हम छोटा भी कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं ये आपको देखना है। इस 0 को 0 से हम काट देंगे, ठीक है। अब जब ये उस पार जाएगा तो क्या होता है, संख्या पलट जाती है। तो 11/9 को हम क्या लिख देंगे 9/11, जो कि यहाँ लिखा गया। अब 11 से 11 कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, तो भिन्न का मान ये b का आएगा 3/5, जो कि आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, कुछ ने दोनों विषय लिया। यदि 80% विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया है तो देखिए मैंने 80% लिख दिया, तथा इससे आधे मतलब 80 का आधा क्या हुआ 40, 40% ने क्या लिया अंग्रेजी विषय लिया, तो मैंने अंग्रेजी लिख दिया। 80 का आधा 40, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 120। अब पूछा गया दोनों किसने लिया है, दोनों कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने लिया है। तो हर चीज़ 100 होता है अपने आप में, लेकिन बढ़ के कितना होगा 120। अगर घटा देंगे तो 20 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यही जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसको 20% दोनों विद्यार्थियों ने ले लिया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों विषय को लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं 20% विद्यार्थी हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है एनालिसिस पे। चीनी का मूल्य 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करें। तो कितना वृद्धि हुआ है? 20%। 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। कैसे? 20/100, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो अगर 1/5 का मतलब अगर 5 था तो कितना हो गया? 6। ठीक है, बात को समझिएगा। 5 था तो कितना हो गया? 6। मतलब कितना बढ़ गया? 6। पहले 5 मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 6। अब क्या कहा गया? लेकिन यहां की, अब यहां आप समझिएगा ध्यान से, 5 और 6 का अंतर क्या है? 1। और यहाँ पे 5 किलो चीनी कम पाता है, यहाँ कितना पाता है? 1। तो 1 के बराबर 5 अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में आएगा? 5 बार में। तो हमें सदैव पता है कि आएगा इसका अंतर 5 बार में। अब हम क्या करेंगे? अगर इसका मान 5 आता है अंतर, तो 5 को यहाँ से गुणा कर देंगे, 5 को यहाँ से। तो पहले मिलती थी, क्या हुआ? पहले 5 को 5 से गुणा करेंगे 30, और 6 को 5 से करेंगे तो 30, और सॉरी दोस्त, 5 को 5 से करेंगे तो 25, और 6 को 5 से करेंगे तो 30। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले मिलती थी चीनी 30 किलो और अब चीनी मिलती है 25 किलो। पहले चीनी मिलती थी 30 किलो, अब चीनी मिलती है 25 किलो। तो चीनी, अगर आपसे पूछा जाता कि पहले चीनी कितना में मिलती थी तो 30 किलो बताते, अब मिलती है 25 किलो। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है? चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करें। ठीक है, अब देखना यहां पे, तो बढ़ा हुआ भाव 500 रुपये में, 500 रुपये में अब कितना किलो चीनी पाता है? 25 किलो चीनी पाता है केवल। तो हम 25 से भाग दे देंगे, और 25 से जैसे भाग देंगे तो 1 किलो चीनी का दाम आ जाएगा 20 रुपया। 1 किलो चीनी का दाम आ जाएगा 20 रुपया। तो बढ़ा हुआ चीनी का मूल्य क्या हो गया? 20 रुपया। इस समय चीनी का दाम क्या है? 20 रुपया है। बात आप समझ गए। अगर आपसे ये पूछा जाता यहाँ पे पहले इसका क्या भाव था, तो हम 500 को क्या करते? 30 से भाग दे देते, तो जो इसका आंसर आता ये पिछला भाव होता। तो आशा करता हूँ इस टाइप के भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सेम प्रश्न है, मैंने इस अभी समझाया है। रमन की सैलरी 50% कम हो गई, तो 100 में से 50 निकालेंगे 50। उसके बाद फिर 50% बढ़ गई, तो 100 में फिर 50 जोड़ देंगे 150। तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? अब हम देखिए यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, मैंने बताया था, तो 0 से 0 काटेंगे, 15 पचे क्या हुआ? 75। क्या आया? 75। और हर चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100। और 100 से 100 होना चाहिए, मिल कितना रहा है? 75। तो अगर माइनस करेंगे तो उसे अभी कितने की घाटे कमी चल रही है? 25% की। तो 25% की कमी होगी, जो कि ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 6.4 0.04 का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ प्रतिशत नहीं होना चाहिए, लिखा था कितना गुना है, ये पूछा गया था कितना गुना है। तो आपको क्या करना है? 6.4 बटा 0.04 लिख देना है। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है, ऊपर पॉइंट के बाद 1 संख्या है। बराबर करने के लिए हम ऊपर 1 संख्या बढ़ा लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 640, नीचे हो जाएगा 4, क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो चुका। अगर हम काटेंगे तो आएगा 160, तो ये हो जाएगा 160 गुना। अगला प्रश्न आपके सामने है 20,000 रुपये का 20% का 15% का 10% क्या होगा? तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 20,000 लिखना है। 20% हटाएंगे 100, गुणे फिर 15% हटाएंगे 100, और फिर गुणे 10% हटाएंगे 100। तो 2 0 से 2 काट देंगे, 2 से फिर 2 काट देंगे, और फिर 2 से इस 2 को काट देंगे, फिर 2 दूनी 4, और 4 को 15 से करेंगे, हो जाएगा 60। 60 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, तो इस संख्या का 62% क्या होगा? कुछ करना नहीं है, 42 और 28 का अंतर देखना है। 42 और 28 का अंतर कितना हो जाएगा? 14%। और
बताया कितना गया है 210, तो हम कह सकते हैं 14 के बराबर 210 है। ठीक है, क्या कहा गया है कि 59% क्या होगा, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 62, क्योंकि वहाँ यहाँ प्रतिशत होगा, यहाँ प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है, कट जाता है। ठीक, अब इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे, 14 एकम 14 और 7 बचा, और 14 पंचे 70, बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा, 59 गुणे 15 हम कर देंगे और आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं 15 9 135 के 5 और 15 पचे 75, 76 77 78 10 88, तो कितना आ गया 885 इसका करेक्ट आंसर, 885 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नहीं देखना है, यहाँ पे 100% का मान निकाल दिया गया था, 100% का, इसका 885 ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना, 1000 का 25%, तो 1000 गुणे 25% हटाएंगे नीचे 100, फिर का 1%, 1/100, फिर का 1%, तो 1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, तो ऊपर क्या आया 1 और नीचे कितना आया 4 दामा 40, इसको भाग देंगे, भाग देने पे क्या आएगा 0.025। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ नहीं देखना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर मैं तीसरी संख्या 100 मानता हूँ, तो क्या कहा गया है, तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक है दो संख्याएं, तो एक हो जाएगा 30% अधिक 130 पहली, और दूसरी हो जाएगा 140। ठीक, अब देखिए कहा गया दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या क्या है, देखिए इसे मैं छोटा भी कर सकता हूँ, कैसे 0 ये काट दूंगा, 0 ये काट दूंगा, 0 ये काट दूंगा। अब यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 10, कहा गया है कि दूसरी संख्या क्या है 14। ठीक है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं, किसका, पहली संख्या का, पहली संख्या कितना है 13, तो हम लिखेंगे 13। अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 को 100 से करेंगे 1400/13, क्या लिख सकते हैं हम, सीधा सीधा 1400/13, इसे काटेंगे तो 13 एकम 13, एक इसमें गया सा, तो वो यहाँ पे क्या हो गया 10 से 100 बन गया। अब 100 से हम क्या करेंगे, 13 सत्ते 91, ठीक है, 13 सत्ते 91 हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे 9, और 9 फिर वहाँ गया 90 हो गया, 90 से क्या हुआ 13 बचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते फिर से 91, 177 पॉइंट कुछ आएगा इसका करेक्ट आंसर, आप भाग देके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। अब देखिए 1/2 को हमें भिन्न में गिनना है, तो भिन्न में करने से पहले हमें प्रतिशत हटाना होगा, और प्रतिशत हमें सदैव पता है नीचे लिखता है, तो हम गुणे लिख देंगे 1/100, तो क्या होगा 1 एकम 1 और 2 को 100 से गुणा करेंगे 200, 1 कितना हो गया 200। अब 1/200 को हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, भाग देने पे कितना आएगा, भाग आपको आना चाहिए 0.05, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो लिखा गया यदि ये का 60%, अब ये का 60% हम लिखेंगे ये गुणे 60% का मतलब होता है 20 × 60 20 × 100 बराबर है b का 3/4 के, तो 3/4 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं देखिए 5 4 का लासा क्या होता है 20। अब 5 से 20 को काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, तो ये कितना हो गया 12। ठीक है, अब 4 को 20 से काटेंगे 5 बार में, तो 5 कितना हो गया 15, तो b यहाँ पे कितना हो गया 15। अब आप ये देखिए से और छोटा भी कर सकते हैं, या हम बाद में करेंगे। तो ये के सामने बराबर कौन है, a का मान है 15 रुपये और b का मान क्या है 12 रुपये, क्योंकि ये बराबर है कितना है 15 और b बराबर क्या है 12, तो हम लिख सकते हैं a बराबर है 15 और b बराबर है 12। हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12।
आपसे पूछा गया था ये अनुपात बी का मान, तो 5:4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। 740 का 35%, तो हम लिख दिए 740 गुणे 35/100। एक संख्या से 34 अधिक है, 34 अधिक के कहा जाए या कम तो -34 कर दिया गया। ठीक, जब मैंने इसको हल किया तो कितना आया 259, और फिर क्या कहा गया उस संख्या का 2/5, तो 259 का 2/5 निकालने के बाद आया 103.6। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, 103.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। पहले हम किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि। अब 10% की वृद्धि मतलब 1/10, क्या 1/10, तो 10 से मतलब क्या हो गया 11। उसके उपरांत फिर 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब 1/5, मतलब 5 से क्या हो गया 6। अब इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 10 पचे 50 और 11 चक 66, मतलब कि बढ़ना कितना चाहिए 50 से कितना होना चाहिए 2 साल में 66। 11 चक कितना हो गया 66, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ 66। अब कहा लेकिन बढ़ना कितना चाहिए 66, लेकिन बढ़ा कितना है 33, तो हम कह सकते हैं कि 66 के बराबर 33 है। तो प्रारंभिक मूल्य पूछा गया, प्रारंभिक मूल्य कितना है 50, तो हम लिख देंगे 50। अगर हम इसे काटेंगे तो 66 को 33 से, तो ये आधा के बराबर होगा 0.5 के। अब 0.5 को अगर हम 50 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25, और यही पूछा गया था मूल्य कितना है, तो 25 रुपये इसका मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोस्त, पहले तो 12 लीटर था, लेकिन 4 लीटर क्या कर दिया गया पानी में वाष्पित कर दिया गया, तो आपको बताना कि कितना प्रतिशत बचा। तो कितना कहा गया था पहले 7%, इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ये याद रखना है, 7 लिखना है, और कितना पहले था 12 लीटर, जितना था उसको लिख लेना है गुणे 12, और शेष अगर 12 से 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 8, ये लिख लेना 7 गुणे 12/8, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84/8। इसको अगर आप भाग देंगे तो 10.5% होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेब का मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। देखिए यहाँ पे ये जो लिखा गया इस पे ध्यान नहीं देना, मैं जो समझा रहा हूँ उस पे ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 25% की कमी, 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि 25/100 और 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4। अब ये कमी हुई है, मतलब 4 था और 1 की कमी हुई तो कितना हुआ 3। अब आप बात समझिएगा ध्यान से, मतलब पहले क्या कहा गया था, यहाँ पे घटा हुआ मूल्य बताना है आपको। पहले 3 kg या पहले कुछ सामान जो 3 मिलता था, अब क्या मिलने लगा 4 रेशियो में मिलने लगा, लेकिन इसका अंतर से हम देखेंगे तो क्या है 1 का अंतर, 1 किलोग्राम अधिक, और यहाँ पे कितना बता रहा है 2 किलोग्राम, तो 1 के बराबर 2 है, ठीक है। तो हमें पता 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, ये हमें पता है, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले 6 किलो सेब मिलता था, लेकिन अब क्या हुआ जब इसका 25% कमी हो गई तो उसे कितना सेब मिलने लगा 8 किलोग्राम। तो घटा हुआ मूल्य बताओ। अब आप ये बताइए, पहले 6 मिलता था तो जो रेट घट गया तो कितना मिलने लगा 8 किलो सेब, कितने में 240 में। अब 240 से आपको 8 से भाग 8 दे देना है, तो काटेंगे तो कितना आएगा 30, तो 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटा हुआ रेट क्या हो जाएगा 30। अगर आपसे पूछा जाता पहले इसका क्या रेट था तो आपको 6 से भाग देना था, और वर्तमान में घटा हुआ रेट क्या है 8 से भाग दे देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाता कि पहले कितना किलो था तो आपको बताना था 6 किलो, वर्तमान में कितना किलो है तो आपको बताना था 8 किलो। तो कहने का मतलब इस तरह हल करने से ये पता चलता है कि कुछ भी पूछा जाए तो आप सभी का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में। अब देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, नीचे भी मैं समझा दूंगा, लेकिन यहाँ आपको समझना ये है, यम मतलब समझ जाइए गणित। 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, ये आपको समझ जाना है इंग्लिश में। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में, ठीक।
अनुत्तीर्ण हुए यदि 17% अभ्यर्थी दोनों में, अब 17 मतलब दोनों में कौन आया है, ये कॉमन है क्योंकि दोनों में है। 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में 6900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है कि हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, बाहर 42 और 52। उसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको हम घटा देंगे। तो कॉमन कितना है 17, हम 17 घटा देंगे। तो हम जोड़ेंगे तो 2 2 4 5 4 9, 94 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो 14 से 7 गया 7, और यहाँ 8 से 1 गया तो कितना बचा 7। कुल मिला के कितने फेल हुए बच्चे 77, घटाने पे कितना आया 77, कुल मिला के बच्चे फेल हुए 77। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, दोनों विषय में 6900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। अगर 77 फेल हुए हैं, हर चीज़ 100 होता है, तो पास कितने हुए हैं, आप कहेंगे पास हुए हैं, घटाने पे कितना आएगा 23। कितना आएगा 23% बच्चे पास हुए हैं। अगर आप 23% बच्चे पास हुए हैं 23, लेकिन यहाँ कितना बताया गया 6900, तो 23 के बराबर 6900। कुल अभ्यर्थियों की संख्या पीछे पूछी गई तो नीचे 100, इससे काटेंगे कितनी बार में 3 बार में। 300 का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 42% फेल, 52% फेल, दोनों में कितना फेल 17%। तो मैंने क्या किया है 42 52 को जोड़ा और 17 से घटा दिया है कि 42 52 हुआ 94, 94 से 17 घटाया तो 77% फेल हुए। और हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, 100 से 77 को जब घटाया गया तो 23% बचा। और पास कितने हुए 23%, यहाँ 23% का मान पासिंग का कितना दिया गया था 6900। तो 23 को मैंने काटा तो कितनी बार कम में आया 300 बार में, और हमें पता है कि कुल कितने हैं, तो कुल हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, 300 को 100 से गुणा कर दिया, 30,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सेम यही इसी टाइप का प्रश्न है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने विज्ञान में और 44% ने गणित विषय को चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को जीव विज्ञान तथा गणित विज्ञान में से कम एक विषय को चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषयों को चुना हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए अभी आप समझ जाएंगे। तो 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान, तो हम लिखेंगे 72 विज्ञान। 44% गणित, तो हम 44% गणित। तो कुल मिला के 4 2 6 7 4 11, कुल कितने प्रतिशत हो गए 116। और हमें पता हर चीज़ अगर 100 होता है तो 116 कहाँ से आ गया, तो अगर हम घटाएंगे तो कितना बचा 16%। तो 16 वह विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों को चुन लिया गया, और यहाँ दोनों विषयों को चुनने वाले कितने हैं 40। तो हम कह सकते हैं कि 16 के बराबर क्या है, 16 के बराबर क्या है 40। तो पूछा गया है कि 100% का मान, तो हम लिख देंगे, इसे काट के 8 कर लेंगे, इसे काट के 50 कर लेंगे, और 8 पंचे 25, कुल मिला के कितने हुए 250 विद्यार्थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 72 ये थे, 44 ये था, इन्हें क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया, ये 116। हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो मैंने 116 से घटा दिया तो कितना आया 16%। तो कि दोनों में थे, और 16% का मान 40 है, तो एक का मान हमें निकल आया। ठीक है, एक का मान निकालने के बाद हमारे कितना आएगा 250। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 है। 3:2 को मैं बड़ा कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 300 है और 200 है। ठीक है, यहाँ पे इस पे बिल्कुल ध्यान भी नहीं देना है आपको। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। अब देखिए यहाँ लड़के कितने हैं 300 में कितने विद्यार्थी लेते हैं, लड़के में 20%। ठीक है, अगर 20% विद्यार्थी छात्रवृत्ति लेते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, आप कहेंगे 80%, क्योंकि 80 20 क्या होता है 100। तो 300 का 80% कितना हो जाएगा 240। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या कहा गया, 30% लड़कियाँ अगर छात्रवृत्ति लेती हैं तो 70% लड़कियाँ छात्रवृत्ति नहीं लेती हैं। अब 200 का 70% कितना होगा, 140। तो कुल मिला के टोटल कितने बच्चे छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, तो 201 380 बच्चे छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। यही पूछा गया छात्रवृत्ति न लेने वाले का प्रतिशत, तो हम प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। और कुल कितने विद्यार्थी थे, तो 300 ये 200 ये कुल मिला के विद्यार्थी थे 500। तो बस डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 छक 30, 76% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि 120 एक संख्या का 20% है, अब देखिए 20% है 120 एक संख्या का, तो उसका 100% कितना होगा, 20 से काटेंगे 6 बार में, बराबर का तिरछा गुणा 600। तो उस संख्या का 120% क्या होगा, मैं 120 निकाल लूँगा, 600 गुणे 120 बटा 100, इसको काटूंगा 12 छक 72, 720 आ जाएगा। तो 720 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। राकेश जी अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखिए अगर मैं मानता हूँ आय उसकी 100 है और 100 पे वो 75% खर्च कर देता है, तो कितना बचाता है, 25। ये तो आपको पता हो गया। और शेष भाग बचा लेता है, तो 100 में उसने 75 खर्च कर लिया और 25 बचा लिया। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, यहाँ ध्यान से देखना है, उसकी आय में 20%, तो 100 से कितना हो गया, 120 हो जाने पर वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। अब देखिए पहले खर्च 75 था, 75 का 10% 7.5 हुआ, तो अब उसने कितना खर्च स्टार्ट कर दिया, 82.5। तदनुसार उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। अब देखिए अब 120 में 82, अगर 82.5 खर्च करने लगा तो बचा कितना, 37.5। कितना बचा, 37.5। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखिए पहले 25 बचता था, अब 37.5 बचा, तो कितना ज़्यादा बचा ये पहले आपको ये देखना है। तो ये बचा 12.5 ज़्यादा बचता है। अगर 12.5 ज़्यादा बचाता है तो किससे बचाता है, पहले 25 बचाता था, 25 से 25 को 4 बार में काटेंगे और 12 चौक 48, 50% अधिक की बचत होने लगी। तो इसका करेक्ट आंसर 50% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यदि ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी का कितना प्रतिशत बड़ा होगा। तो मैंने लिख लिया ए बी सी। अगर सी को मैंने माना 100, अब कहा गया ये सी से 50% बड़ा, तो सी से देखिए यहाँ पे 50 मैंने अधिक कर दिया, 50%। और बी सी से, तो बी भी मैंने 25 कहा गया है, तो 25 मैंने बड़ा कर दिया, 25%। अब कहा क्या गया है, यहाँ पे आपको और देखना है। तो ए बी कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ए बी का से कितना प्रतिशत बड़ा होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए ए कितना है, 150, बी कितना है, 125, कितना बड़ा है, केवल 25 बड़ा है। ठीक है, किससे कहा गया है, बी से कहा गया। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 करेंगे, बी से कहा गया, बी कितना है, 125। यहाँ नहीं देखना आपको, 25 पंचे और 5 को 100 से काटेंगे, 20%। तो कितना बड़ा है, 20%। इसका करेक्ट आंसर हो जाए। किसी संख्या का 2/5, अब देखिए 2/5 कहा गया, यहाँ नहीं देखना, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था। 2/5 का 1/3, तो 1/3 मतलब 1/3 का 3/7, 3/7 कितना है, 15 है, तो 15 मैंने लिख लिया। अब 3 से 3 कट गया, 2 से काटूंगा, ये से 7.5 7.5 बार में। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, हमें पता है बराबर का तिरछा गुणा होता है, तो यहाँ 5 सत्ते क्या होगा, 35 गुणे 7.5। तो मैं लिख सकता हूँ 35 गुणे 7.5। इसे मैं गुणा भी कर सकता हूँ, लेकिन गुणा नहीं करूँगा, आगे और काम है। उस संख्या का 40% क्या होगा, तो इसका 40% निकालना है। 40% का मतलब 2/5, क्योंकि 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से 35 को काटूंगा 7 बार में। अब इसको गुणा कर लूँगा, 7 दूनी 14, 14 को करूँगा 7.5 से, तो 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98 और 7 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 98 7 200 और 107, 98 और 7 जोड़ूंगा 105 होगा दोस्तों। 105 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 105 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि किसी संख्या का 33 सही 1/3% 100 है। अब देखिए 33 सही 1/3% का मतलब क्या हुआ, 1/3।
कैसे निकाला गया पहले ये आप समझिए। 33 या 99, 99 क्या हुआ 100/3, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा करते हैं तो 0 से 0 कट गया, 1/3 आया। इस तरह 1/3 निकाला गया और 1/3 है और उसका मान कितना दिया गया 100 दिया गया तो हम 100 लिख लेंगे। तो मूल संख्या पूछा गया, 1 से काटेंगे फिर भी 100 आएगा तो बराबर का तिरछा गुणा होता है तो हो जाएगा 300, इसका करेक्ट आंसर। तो ये प्रतिशत के वही प्रश्न थे जो बार बार छप रहे थे। मुझे पूरा टॉपिक हल करवाने, आपको हल करवाएंगे जितने भी जिस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। प्लीज़ क्लास को इग्नोर नहीं करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।